हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में है बिंबिसार, दुर्लभवर्धन, अवंती वर्मन और निजाम उल मुल्क। तो आप सभी को दोस्तों पता होगा कि जो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हर्यक वंश के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हर्यक वंश की जो राजधानी थी राजगिरी थी दोस्तों। क्या थी? राजगिरी इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के हर्यक वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है चंद्रदेव, नागवट, शिशुनाग या दंती दुर्ग। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि शिशु वंश के संस्थापक शिशुनाग था। कौन था दोस्तों? शिशुनाग था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि शिशुनाग की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। क्या थी दोस्तों? वैशाली थी। इसके संस्थापक और राजधानी से भी बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए में है नरसिंह, बी में है सिमुक, सी में है मूलराज और डी में है वीर नरसिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। कौन था दोस्तों? सिमुक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सिमुक। बात करते हैं कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान था। क्या था? प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में गोपाल, बी में है वासुदेव, सी में है संग्रामराज और डी में है महाधनानंद। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापद धनानंद हो जाएंगे नंद वंश के संस्थापक। बात करते हैं यहाँ पर कि नंद वंश के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद वंश की दोस्तों जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, सिंह वर्मन चौथे, जय सिंह प्रथम और विष्णुवर्धन। तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और रेड बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है हसन गंगू, वासुदेव, दुर्लभवर्धन या अवंती वर्मन। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वासुदेव। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वासुदेव थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। इन सारे वंश के बारे में अगर आप सब डिटेल में कवर करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी इसी चैनल पर जा करके डिटेल वाले वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने सारे चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है नागवट, दंती दुर्ग, श्रीगुप्त या चंद्रदेव। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
गुप्त वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो पाटलिपुत्र थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है शिशुनाग, बी में है सीमुख, सी में है बिंबिसार और डी में है पुष्पमित्र शुंग। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्पमित्र शुंग इसके संस्थापक हो जाएंगे शुंग वंश के। अब बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी हो जाएगी। मैंने इन सारे ये जो वीडियो में दोस्तों मैंने सिर्फ संस्थापक और राजधानी के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हुण वंश के संस्थापक कौन थे? हुण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए में है तोरमाण नरसिंह, सी में है वीर नरसिंह, सी में है शिवाजी। तो हुण वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए तोरमाण हो जाएंगे, तोरमाण जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा तोरमाण, ठीक है। बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कर है। तो हुण वंश की राजधानी अस्यालकोट थी। क्या थी? अस्यालकोट थी दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है विष्णुवर्धन, सी में है तैलप द्वितीय, सी में है सामंत सेन या डी में है जय सिंह प्रथम। तो दोस्तों जो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामंत सेन हो जाएंगे। सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक हो जाएंगे। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सेन वंश की राजधानी लखनौती थी। क्या थी? सेन वंश की राजधानी लखनौती थी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है वासुदेव, बी में है श्रीगुप्त, डी में है चंद्रगुप्त और डी में है दोस्तों उपेंद्र। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र इज राइट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं इसकी इंपोर्टेंट पॉइंट कि परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। धारा नगरी हो जाएगी, इसकी राजधानी धारा नगरी हो जाती है। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? 12 के ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीमुख, बी में है चंद्रदेव, सी में है बिंबिसार और डी में है शिशुनाग। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव इसके संस्थापक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, तो गढ़वाल की वंश के जो राजधानी थी कनौज थी दोस्तों। क्या थी? कनौज इसकी राजधानी हो जाती है। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है नागभट्ट, बी में है भिल्लभ पांचवें और सी में है कुल्लल और डी में है विष्णुवर्धन। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागभट्ट हो जाएंगे। नागभट्ट इसके राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कनौज थी। क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी क्या थी? कनौज थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है दंतीदुर्ग, बी में है वासुदेव, सी में है श्रीगुप्त, डी में है पुष्पमित्र शुंग। दोस्तों 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंतीदुर्ग राष्ट्रवंश के संस्थापक हो जाएंगे। दंतीदुर्ग, ठीक है, दंतीदुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, तो राष्ट्रकूट वंश के राजधानी मान्यखेत हो जाएगा। मान्यखेत थी इसकी राजधानी।
15 नंबर क्वेश्चन है, सय्यद वंश के संस्थापक कौन थे? सय्यद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है आदिल शाह, बी में है वीर नरसिंह, सी में है खिज्र खां, डी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां। खिज्र खां दोस्तों सय्यद वंश के संस्थापक था खिज्र खां। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सॉरी इसके इंपोर्टेंट पॉइंट, सय्यद वंश की राजधानी दिल्ली थी। सय्यद वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो दिल्ली हो जाती है। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, क्या करें ध्यान दीजिएगा, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है बहलोल लोधी, बी में है कुली कुतुब शाह, सी में है जलालुद्दीन खिलजी, डी में है गयासुद्दीन तुगलक। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसके सही आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि लोधी वंश के संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर ए। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो लोधी वंश की राजधानी दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली थी। 17 नंबर क्वेश्चन कर है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? 17 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है दुर्लभ वर्धन, बी में है अवंती वर्मन, सी में है विजयालय और डी में है निज़ाम उल मुल्क। 17 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विजयालय। विजयालय इसके संस्थापक हो जाएंगे चोल वंश के, विजयालय। ठीक है, विजयालय इस राइट आंसर हो जाएगा, चोल वंश के संस्थापक हो जाता है विजयालय। इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है नेडियोन, बी में है चंद्रदेव, सी में है नागवट और डी में है दंती दुर्ग। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेडियोन थे। नेडियोन थे इसके संस्थापक। ठीक है, नेडियोन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, नेडियोन। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो पांड्य वंश की राजधानी मुंदेरे थे, मुदुरे था। ठीक है, मदुरे था। 19 नंबर क्वेश्चन है, यादव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है वासुदेव, बी में श्रीगुप्त, सी में भल्ला पांचवें और डी में है चंद्रगुप्त तृतीय। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिल्लव पांचवा था। भिल्लव। ठीक है, भिल्लव पांचवा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। क्या थी? देवगिरी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है सिमुक, बी में महाधनंद, सी में है कोल्लल और डी में है शिशुनाग। तो कलचुली वंश के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कोल्लल हो जाएगा। कोल्लल इसके संस्थापक था, कलचुली वंश के कोल्लल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो कलचुरी वंश के राजधानी त्रिपुरा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 नंबर, होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है तोरमाण, बी में है विष्णुवर्धन, सी में है पुष्यमित्र शुंग और डी में है सामंत सेन। 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन हो जाएगा इसका राइट आंसर, विष्णुवर्धन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है विष्णुवर्धन। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है कि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी इसकी राजधानी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सोलकी वंश के संस्थापक कौन थे? सोलकी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है मूलराज,
ऑप्शन नंबर बी में है बिंबिसार, सी में महापद्मनानंद और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूलराज सोलकी वंश के संस्थापक थे। मूलराज सोलकी वंश के संस्थापक हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोलकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ा था। अनहिलवाड़ा इसकी राजधानी था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है महाधनानंद, सी में है मलिक सरवर और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सरवर। मलिक सरवर हो जाएगा, सरवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सरकी वंश की राजधानी जौनपुर था, ठीक है। सरकी वंश की राजधानी क्या था दोस्तों? जौनपुर था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, सलाऊ वंश के संस्थापक कौन थे? करें कि सलाऊ वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है नरसिंह, बी में है उपेंद्र, सी में है चंद्रदेव और डी में है नागवट। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नरसिंह, ठीक है। तो सलालू वंश के संस्थापक नरसिंह थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सलाऊ वंश के राजधानी विजयनगर था, विजयनगर, ठीक है। विजयनगर सलाऊ वंश की राजधानी हो जाता है विजयनगर। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है महाधनानंद, सी में है वीर नरसिंह और डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो तुलु वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो तुलु वंश की राजधानी विजयनगर थी। इसकी भी राजधानी क्या थी दोस्तों? विजयनगर थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भोसले के संस्थापक कौन थे? भोसले के संस्थापक कौन थे? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी इज राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी, ठीक है, शिवाजी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भोसले की राजधानी रायगढ़ थी। भोसले की राजधानी रायगढ़ थी। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है बहलोल लोदी, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है जलालुद्दीन खिलजी, डी में है गयासुद्दीन तुगलक। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा गुलाम वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है नागवट, बी में है दंती दुर्ग, सी में है गोपाल और डी में है खिज्र खां। 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोपाल था पाल वंश के संस्थापक। पाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? मुंगेर थी। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है मूलराज, बी में है वासुदेव, सी में है कोलल और डी में है विष्णुवर्धन। 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, वासुदेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। क्या थी? अजमेर हो जाएगा इसकी राजधानी। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे?
तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संग्राम राज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे ये हो जाएंगे कुजल कणफिसेस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर था, पेशावर हो जाएगा इसकी राजधानी। 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति हो जाएगा, पुष्यभूति, पुष्यभूति इसके संस्थापक था वर्धन वंश के। वर्धन वंश की जो राजधानी थी थानेश्वर थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चंदेल वंश के संस्थापक जो हो जाएंगे नन्नुक हो जाएगा, नन्नुक ऑप्शन नंबर सी। चंदेल वंश के राजधानी की बात करें तो खजुराहो था, खजुराहो हो जाएगा इसकी राजधानी चंदेल वंश की। 34 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है नेडियोन, भिल्लल सिंहवर्धन या विजयालय। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहवर्मन चौथा था, सिंहवर्मन चौथा था जो कि पल्लव वंश के संस्थापक था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश बदामी के संस्थापक कौन थे? 35 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, जय सिंह प्रथम था चालुक्य वंश के संस्थापक। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चालुक्य वंश बेगी के संस्थापक कौन थे? 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चालुक्य वंश यानी कि बेगू, चालुक्य वंश बेगी की राजधानी बेगी ही थी दोस्तों, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश कल्याणी, ये तीनों जो वंश था तीनों तीन भागों में बटा था, ठीक है ना। तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे 37 का सही आंसर बी, तैलप हो जाएगा। तैलप द्वितीय था, तैलप द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट, चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी कल्याणी थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो हो जाएंगे डी, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश के राजधानी दिल्ली हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे ग्यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी, ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी। 40 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों हमारे पास 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह था। इसकी राजधानी गोलकुंडा था, इसकी राजधानी गोलकुंडा था। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिल शाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी राजधानी बीजापुर थी। 42 नंबर है, निज़ाम शाही वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? फतेह उल्लाह निज़ाम शाह हो जाएगा। इसकी राजधानी अहमदनगर हो जाएगी। नेक्स्ट है, इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मलिक अहमद। इसकी राजधानी दोस्तों बरार हो जाएगी। नेक्स्ट है, संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक हो जाएंगे उपयुक्त दोनों, यानी कि हरिहर राय प्रथम था और बुक्का राय प्रथम भी था, इन दोनों थे इस वंश के संस्थापक। संगम वंश की राजधानी विजयनगर हो जाएगी। 45 नंबर है, बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक थे हसन गंगू, हसन गंगू ऑप्शन नंबर ए। इसकी राजधानी बिदर हो जाएगी। बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे?
46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली बीदर हो जाएगा। राजधानी इसके बीदर हो जाएगा, इसका राजधानी भी क्या हो जाएगा, बीदर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मुगल वंश की राजधानी दिल्ली और आगरा दोनों थी, ठीक है। 48 नंबर है, कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कारकोट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? 50 नंबर क्वेश्चन है, अवंती वर्मन था इसके संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम की बात करें तो, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था वो कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हो जाएगा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। कौन से नदी किनारे हो जाएगा दोस्तों? रावी नदी के किनारे हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी इमारत हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जॉन मार्शल ने दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? कि सिंधु सभ्यता में जो पहला स्थल को खोजा गया था वो जो पहला स्थल था हड़प्पा था। कौन था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता पहला सभ्यता था जिसे खोजा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगरीय स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? यानी कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ये किसके नाम किसको जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? यानी कि जो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था उस समय ईंटों का जो आकार था दोस्तों कितने का अनुपात था? तो 4:2:1 था, ठीक है। 4:2:1 था। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी कि कौन से जो काल था उसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 तक। देखिए दोस्तों ये जो डेट है वो कभी कभी डिफरेंट वे किसी एनसीईआरटी में अलग दे देता है, लूसेंट में अलग दे देता है, तो आपसे भी ऑप्शन के अनुसार ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बताएं तो 2500 दोस्तों करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व में यानी किया गया था, ये करेक्ट माना जाता है। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मृतकों के टीला से बात करें हम तो वहाँ पर मृतकों का यानी कि मरे हुए लोगों का बहुत सारा क्या था, बहुत सारे वहाँ पर पड़े थे, शरीर पड़ा हुआ था, इसलिए उसे मृतकों का टीला कहा गया। जब मोहनजोदड़ो की खोज हो रहा था ना तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मरे हुए लोगों का वहाँ पर क्या मिला था? शरीर मिला था, हड्डी मिला था, किसी का पैर मिल गया, किसी का आँख मिल गया, किसी का गोड़ मिल गया, वो सारे चीज़ क्या हुआ था? मिला था वहाँ पर। इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, क्या करें ध्यान दीजिएगा।
हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन बात करें कि हड़प्पा वासियों ने किस धातु से परिचित नहीं थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से धातु से परिचित नहीं है, तो लोहा इज राइट आंसर हो जाता है कि लोहा से अभी उन लोग क्या नहीं है, परिचित नहीं थे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पर? गुजरात इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो सर्वाधिक प्रचलित आकार की बात करें तो वर्गाकार था। कैसा था दोस्तों? वर्गाकार हो जाएगा, यानी कि 14 का आंसर जो हो जाएगा वर्गाकार हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? यानी कि सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पर मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी दायराम सानी के द्वारा 1921 में दोस्तों, तो वहाँ पर आपसे मैं बता दूं कि चांदी का बहुत बड़ा टीला मिला था दोस्तों, बहुत सारे वहाँ पर चांदी मिले थे। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः किस पदार्थों का उपयोग किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्राचीन बात करें दोस्तों, जो मुद्रा थी, जो पैसा था, वो सेल खड़ी से था। सेल खड़ी का बना होता था दोस्तों। किसका बना होता था? सेल खड़ी का बना होता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिला है। कहाँ पर दोस्तों मिला है? सुरकोटदा में घोड़ों के अवशेष मिला है। बात करें कि घोड़ों का हड्डियाँ मिला होगा या घोड़ों का अवशेष मिला था दोस्तों, तो कहाँ पर मिला था? सुरकोटदा में मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखिएगा। 18 नंबर है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी की बात करें स्थल दोस्तों कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान में ये स्थित हो जाएगा। कौन सा घाटी? सिंधु घाटी। 19 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका जो व्यवसाय था व्यापार और कृषि था। क्या था? व्यापार और कृषि था। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के घर किसके बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो दोस्तों घर बनाया जाता था वो ईंट से बने होते थे। और ईंट की बात करें दोस्तों, मैं बता दिया हूँ कि 4:2:1 था। ठीक है ना। ईंट का जो आकार था दोस्तों 4:2:1 था। मैंने अभी जस्ट इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सिंध में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा पूरा स्थल हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ यानी कि गुजरात में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में स्थित हो जाएगा। ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आप सभी स्क्रीनशॉट भी लेके चल सकते हैं या पेन कॉपी लेकर के दोस्तों साथ साथ क्या कर सकते हैं दोस्तों, राइट कर सकते हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बताया जाए तो। ठीक है ना। देखने से कोई फ़ायदा नहीं, जब आप किसी भी क्वेश्चन को कॉपी में नोट नहीं करते तो ऐसे देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, हाथी का दांत पैमाना हड़प्पीय संधव से मिला था, लोथल में मिला था दोस्तों। ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पन स्थल से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कालीबंगा से। ठीक, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी तट पर स्थित है? लूनी नदी तट पर कौन से स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता का होता है और लूनी नदी तट पर स्थित है?
तो धौलावीरा हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों? धौलावीरा इज राइट आंसर हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो हो जाता है साबरमती। कौन सी नदी है दोस्तों? साबरमती नदी हो जाता है, यानी कि 27 का आंसर हो जाता है साबरमती नदी हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा 28 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, किस पुरातत्वविद के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जॉन मार्शल दोस्तों बहुत ही बड़े जो यहाँ के खोजकर्ता थे दोस्तों, जॉन मार्शल। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला? तो पुरातत्व संबंधित खुदाई, पुरातत्व यानी कि तत्व के बारे में जो खुदाई चालू हुआ था दोस्तों, उसने बहुत सारा प्रकाश डाला, यानी कि बहुत सारे ज्ञान का प्रकाश दिया सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की। कांस्य युग इज राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी? तो धौलावीरा इज राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा समांतर चतुर्भुज के रूप में थी। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की सावधान पद्धति प्रमाण मिला? तो 3 प्रकार की प्रमाण मिला था। कितने प्रकार का मिला था? तो 3 प्रकार के दोस्तों प्रमाण मिला था। आप सभी को मैं बता दूं। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें टेराकोटा कहा जाता है। यानी कि जो मिट्टी की बनी हुई जो मूर्ति थी जिसे आग में पका दिया गया था, आग के द्वारा जिसे पकाया गया था, उसे टेराकोटा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, एक मुहर जिस पर पशुपति शिव की आकृति बनी है कि प्राप्त किस स्थल से हुई? यानी कि पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? पशुपति शिव की जो मूर्ति थी दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। किससे प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? यानी कि इस बात को कौन देखा था कि आखिर सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रतिपादन करते किसके? हड़प्पा सभ्यता जो शिव की पूजा करते। तो जॉन मार्शल ने देखे थे। कौन इसको ऑब्जर्व किए थे? जॉन मार्शल ने ऑब्जर्व किए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है तो भूगर्भीय परिवर्तन। यानी कि भूगर्भीय परिवर्तन हुआ, उसके बाद इसका विनाश का कारण हुआ, पतन हुआ इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है हड़प्पा। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी दोस्तों। वहाँ पर चित्र के द्वारा सारे बात को समझा जाता था। तो कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि? तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो पढ़ी नहीं जा सकी। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो दोस्तों लिपि थी उसे पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है। लिखा तो था यार, लेकिन पढ़ा नहीं, लिख करके पोत दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानकारी का जो स्रोत है पुरातात्विक खुदाई है दोस्तों। पुरातात्विक खुदाई है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित हो जाती है सिंधु सभ्यता। 42 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों पूर्व आर्य काल से माना जाता है। पूर्व आर्य काल से ही इसका पूजा मतलब कि आरंभ माना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? सौराष्ट्र इज राइट आंसर हो जाएगा, सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है।
44 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल जहां दुर्गा तथा निचला अलगल अगल प्राचीन से घिरे हुए, तो कालीबंगा इज राइट आंसर हो जाता है। कालीबंगा इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट हुआ और 15 मिनट में हम लोग दोस्तों 50 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। तो देख सकते हैं कि कितना हम लोग टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा करते हुए चल रहे हैं, और सारे क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई, ऐसे नहीं कि नहीं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो पूरा जो खुदाई की गई थी दोस्तों पुरातात्विक के आधार पर, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव या मृत देवी एक थी दोस्तों जिनका पूजा ये लोग किया करते थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थान पथ के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ दोस्तों। धौलावीरा इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप जो है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है कि ब्राह्मी लिपि है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कपास की खेती का आरंभ कहाँ की गई थी? यानी कि विश्व में दोस्तों सबसे पहले यानी कपास की खेती की कहाँ से आरंभ हुई थी दोस्तों? तो भारत से। कहाँ से हुआ था दोस्तों? भारत से सर्वप्रथम हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भद्र मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है दोस्तों। किससे हो जाएगा? मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मृण पट्टियों का उत्कीर्णन संयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदांड। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पलिष्कृत मृद भांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जानी जाती थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन की। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला था दोस्तों। जोते हुए खेत का जो साक्ष्य था कि जहाँ पर जोते हुए खेत भी मिले थे वो कौन सा था? कालीबंगा ही था दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हड़प्पा कालीन युगल से सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से मिला है दोस्तों। किससे मिला है? लोथल से मिला है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा दोस्तों 3 भागों में विभक्त था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, 59 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके वाले प्रथम पुरातात्विक जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था? तो अलेक्जेंडर कनिंगम इज राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों। मेलुहा हो जाएगा इज राइट आंसर।
61 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ है? तो सुत का गेट डोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी के किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव था? तो बनावली में इसका अभाव था दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो ग्रिड जाल यानी कि पद्धति पर आधारित थी दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए मूर्ति सूती कपड़े की प्राप्ति हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, सूती वस्त्र प्राप्त हुए थे। ठीक है, बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, हाथी का दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ से पाए गए थे? यानी कि हाथी के दांत को तोड़ करके उसके तराजू के पलड़े बनाए गए थे, वो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। वो कहाँ से हुए थे? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए थे। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे? तो 16 अंकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। दोस्तों नाप तौल से यही लोगों को मिला देखने को कि हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग भी जो थे वो माप तौल को जानते थे कि ऐसे इसको नापा जाता है, ऐसे इसको क्या किया जाता है, तौला जाता है। ठीक है, इस बात को भी सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे। 68 नंबर है, कौन सा स्थल घंघर तथा उनकी सहायक नदी की घाटियों में स्थित है? तो बनावली स्थित है दोस्तों। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित था? किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो हिंडन नदी के तट पर था। 70 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 झिल्लियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई? तो संघोल यानी कि पंजाब से हुई थी दोस्तों। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो बालाकोट इज राइट आंसर हो जाएगा, बालाकोट। 72 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो नगर दुर्ग कहा जाता है, नगर दुर्ग इज राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मानव मन का निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो चनहुदड़ो, लोथल, बनवाली इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन, किस पूरा स्थल के दुर्गा में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुआ था? यानी कि इससे ये पता चलता था कि पूजा पाठ के लोग जो थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में मिले? तो कालीबंगा से मिला। 76 नंबर क्वेश्चन है, चंदहुदड़ो के उत्खनन निर्देश किया गया था? तो J.H. बैरने के द्वारा, मैके के द्वारा। 77 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं, यह मुख्य रूप से किसका प्रतीक था? तो सूर्य का प्रतीक था दोस्तों। किसका प्रतीक था? ये सूर्य का प्रतीक था। किस हड़प्पा सभ्यता से अग्निकुंड के श्रृंखला तथा धार्मिक व्यवसाय प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप सभी नोट करते चलेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गॉड चाइल्ड एवं व्हील के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था? तो आर्यों का आक्रमण था दोस्तों। आर्यों का आक्रमण ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आर्यों का आक्रमण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 80 नंबर, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन मुख्य कारण बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा
स्टाइन और अमनानंद घोष ने बने हैं। बात करते 81 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया? तो कपास की खेती को सिंडोन कहा गया। 82 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल से एक मकान में धानव पत्र के होने का साक्ष्य मिला है? तो बनवाली से मिला है। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित है? तो लोथल के प्रचलित है दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है दोस्तों। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो आपसे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। 85 नंबर है, झुकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो चनहुदड़ से प्राप्त हुआ दोस्तों। आपसे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट करके याद जरूर कर सकते हैं आप सभी। 86 नंबर है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में प्राप्त हुआ था। 87 नंबर है, मृद पट्टियों पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ दोस्तों। कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। 88 नंबर है, सैंधव घाटी में प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा जिसे दर्शाता है पृथ्वी देवी को दर्शाता है दोस्तों ये, ठीक है ना, पृथ्वी देवी को दर्शाता है। 89 नंबर है, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो जॉन मार्शल ने ये बोला था कि ये जो ऐसे अगर चलता रहे एक दिन सिंधु सभ्यता का पतन हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग की बात करें दोस्तों तो इतना है, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग में सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट देखिएगा। इक्यानवे नंबर, हड़प्पा सभ्यता घाटी सभ्यता में पशुपति करा कि 91 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो कुबड़ा वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु था, ठीक है। 92 नंबर है, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? बैल देखा जाता था अक्सर बात करें तो बैलों को देखा जाता था, ठीक है। 93 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। 94 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता थी मृत प्रधान थी दोस्तों। 95 नंबर, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी? तो चार्ल्स मैसन ने लिखा था दोस्तों। चार्ल्स मैसन इज राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शैलयुकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है? धौलावीरा से मिलता है, धौलावीरा से। 97 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नलियों का निर्माण किसने किया था? तो पक्की ईंटों से किया गया था। किससे किया गया था दोस्तों? तो पक्की ईंटों से उसका निर्माण किया गया था। 98 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का प्रयोग करते थे, जिप्सम का प्रयोग करते थे। 99 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवनों की विशेषता क्या थी? तो पक्की ईंट से निर्मित थी। 100 नंबर है दोस्तों, एक उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिला दोस्तों। धौलावीरा 100 का इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो गेहूं और जौ है दोस्तों। गेहूं और जौ है हड़प्पा कालीन की। 102 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रस्तर मूर्तियों में सर्वाधिक किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो पुरोहित एवं योगी की सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई थी।
103 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं की ओर तथा पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इस पद्धति को दोस्तों जो दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखा जाता है इसे बुस्ट्रोफेडन पद्धति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो खेतड़ी खेतड़ी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से करते थे, बलूचिस्तान से करते थे। 105 नंबर है, सेल खड़ी कहाँ से आयोजित होता था? तो बलूचिस्तान, राजस्थान एवं गुजरात से प्राप्त होता था दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का ज़्यादातर बर्तनों पर प्रयोग होता था जो हड़प्पा सभ्यता की जो बर्तनें थे। वहीं मिट्टी का बना हुआ होता था दोस्तों। ठीक है ना। 107 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल में जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए क्वेश्चन करवा चुके हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से मिला था दोस्तों। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। 109 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था दोस्तों? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस सावधान पद्धति के अंतर्गत पशुपति पक्षियों के खाने के बाद अवशेष को भूमि में दफनाया जाता था? आशिक समाधिकरण, आशिक समाधिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों 111, 111 सुरकोटदा नामक स्थल से किस प्रकार के शिवगृह के अवशेष मिले हैं? तो अंडाकार शवगृह मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है 12 नंबर, 112 नंबर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। संस्कृत पर दोस्तों क्या होता है? आश्रित होता है संस्कृत पर। नेक्स्ट है, लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्रचलित सभ्यता थी तो सुमेरिया। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवशेष में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलता है? तो मोहनजोदड़ो इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों एक नाचती हुई नर्तकी का भी एक साक्ष्य वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता दोस्तों? सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी थी? तो शहरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्ध का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ए किंग मैरिमर व्हीलर। 108 नंबर, 118 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में स्थित था। सिर्फ किसमें था? कहाँ पर था दोस्तों? गुजरात में था। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरातत्व स्थल यह कि राज्य में है स्थित है? तो पंजाब में स्थित है दोस्तों ये। 120 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे खगोलीय वेधशाला कहाँ पर खोली गई है? तो धौलावीरा में खोली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112 नंबर क्वेश्चन है। 121 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थरों की नींव पर आधारित मानव का साक्ष्य मिला है? तो कोट दीजी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पत्थर उद्योग का विशाल केंद्र था? तो सुकुर सिंधु और पाकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 123 नंबर, लेखक कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली
सर्वप्रथम प्राचीनतम सभ्यता थी तो वो थी कौन सी प्राचीनता थी? तो सुमेरिया। सुमेरिया इज राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अली मुराद मुराद सिंध प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुआ, उसे मोहनजोदड़ो कहते हैं, यहीं से सारी चीज़ प्राप्त हुए थे ना जी। 127 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक समाज में भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी? सिंधु घाटी संस्कृति। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, संघ का कार्य करने वाले दस्तावेजों के कारखाने की प्राप्त किस स्थान हुआ दोस्तों? सॉरी कहाँ पर? तो लोथल में हुआ था। लोथल इज राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। 39 नंबर क्वेश्चन है, बदखसा अफगानिस्तान से किस वस्तु का आयात किया गया था? तो नील रत्न का आयात किया गया था। नील रत्न ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। नहीं खे बनल तो अभी बता दी, घोड़ो मत। 30 नंबर क्वेश्चन है, 130 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अस्टेटाइट का आयात कहाँ से किया जाता है? तो ईरान से किया जाता है। 31 नंबर है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी किसे कहा था? तो स्टुवर्ट पिंगट ने कहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सभी थोड़ा सा पढ़ लो इसको, 132 वाले क्वेश्चन को। एक 132 नंबर है, वस्तुओं के लिए कपास की खेती की आरंभ सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो भारत ने किया था। भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हरित माड़ी का आयात किस क्षेत्र में किया गया है? तो दक्षिण भारत में किया गया दोस्तों। वहाँ पर देख सकते हैं लंबा एकदम आया है नहीं। 134 नंबर है, सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 135 नंबर है, किस पशु की आवृत्ति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? यानी कि बैल। नेक्स्ट है दोस्तों 136 नंबर, कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? तो सेलखड़ी। अभी हम बताए हैं कि सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता है वहाँ के सिक्का बनाने में। 137 नंबर क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगा? भोगवा नदी पर दोस्तों स्थित हो जाएगा। 138 नंबर है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब नदी। चिनाब नदी हो जाएगा। 139 है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और यहीं पर सारे जो मरे हुए लोग थे यहीं पर मिलेंगे। कहाँ पर? तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर, मिट्टी की प्राचीनकाली 17,274 मुहरें किस पुरा स्थल के उल्लेखन से प्राप्त हुई है? तो बसाण यानी कि बिहार से प्राप्त हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा,
कि पूरा लेखों में वर्णित मध्यवर्ती व्यापार केंद्र दिलमुन वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बहरीन द्वीप पर हो जाएगा। 142 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयोजन किससे स्थल से प्राप्त हुआ था? तो बख्यात मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन 100 कि भूमि पूजा का आरंभ कब से हुआ था? तो पूर्व आर्य से हो गया था दोस्तों, की पूजा का प्राप्त कर दिए थे। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन है, अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था, किस बात प्राप्त किया था? सत्य सिंधु में प्राप्ति किया था। 45 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ किस नदी के तट पर बना हुआ? तो घंगर नदी के तट पर बन जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, 146 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शोत्रु घई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्त हुई है, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वो है वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि शंख तथा कौड़िया कहाँ से अर्जित किया गया था? सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत। 148 है, किस पशु की आवृत्ति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंधित थे, यानी कि बैल। 49 नंबर है, पशुपतिनाथ के चारों ओर क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि हरित क्रांति को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कोई पॉइंट दिख रहा होगा कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का तात्पर्य पर उच्च उपज देने वाले, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं हम सभी। तो हरित क्रांति का तात्पर्य पर उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति 1960 के दशक नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रयास था, इन्होंने विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अब पूछेगा कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे, जो कि 1960 में इसे स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉन्ग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उन्होंने कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे, इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। ठीक है, शांति के नोबेल प्राइज से भी इन्हें दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। अब दोस्तों बात करें बहुत ही विस्तार तरीके से मुख्य रूप से किन्हें माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। यानी कि दोस्तों जब हरित क्रांति आ गया तो हमारे जो धान की खेती हुआ, चावल की हुआ दोस्तों, गेहूं की बात करें तो उसमें बहुत सारे वृद्धि देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति 1967 से 1968 और 1977 से 1978 में हुई थी। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और इनमें देश की स्थिति को खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था के दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में एक बदल दिया। यह 1967 से शुरू होकर 1978 तक चला। ठीक है, हरित क्रांति के फायदे क्या है दोस्तों? हरित क्रांति की बात करें कि फायदे, तो हरित क्रांति के फायदे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला फायदा है, हरित क्रांति की उपज बढ़ाकर लाखों लोगों भूख से जान बचाई जा सकती है। दोस्तों अभी हम लोग MCQ करने वाले, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं कि आखिर हरित क्रांति से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है।
ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, हरित क्रांति से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी कि हरित क्रांति से जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। तीसरा है, हरित क्रांति से भारत खाद्यान्न आयात और दूसरे देशों पर निर्भरता के जोखिम से दूर है, यानी कि दोस्तों हम लोग अब अपने खेती जब करेंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से तो हम लोग किसी देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चौथा नंबर है, भारत कुछ खाद्यान्न उत्पाद जैसे गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर हो गया है, यानी कि ये आत्मनिर्भर है, खुद से काम कर लेते हैं। भारत के लोग जो हैं वो गेहूं और चावल की बात करें तो अच्छे से अपना फसल को उगा लेते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये इसका क्या हो गया दोस्तों, हरित क्रांति का ये फ़ायदा हो गया। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से बात करेंगे इम्पोर्टेड MCQ क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक पूछा है दोस्तों, तो हरित क्रांति का जनक जो थे M.S. स्वामीनाथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी M.S. स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देखिए, हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे ताकि हम लोग कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसको बता सके। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मनकुंबु संबाशिवन स्वामीनाथन, जन्म, इनका जो जन्म था दोस्तों, जो M.S. स्वामीनाथन अभी पढ़ कर के आए हैं दोस्तों, इनके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। इनका ये पूरा नाम हो जाएगा, इनका जो जन्म था वो 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम, भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादन वाले गेहूं के सकल बीज विकसित किए। इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक, M.S. स्वामीनाथन के से रिलेटेड। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो दोस्तों M.S. स्वामीनाथन जी हैं, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। बात करते दूसरे नंबर MCQ के दोस्तों, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है, ठीक है, गेहूं उत्पादन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? यानी कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन में है 1955, 1968, 1978 और 1966। तो इसका जो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1966 में शुरू किया गया, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था? 7वें पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना या 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था? तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इसे शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना। ये भी पूछा जा सकता है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चलाया गया था उसमें किस पर ज़्यादा तले जोर दिया गया था? तो उस पर दोस्तों गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चालू किया गया था उसमें गेहूं का सबसे ज़्यादा सुधार हुआ था। बात करते हैं, यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो किस दशक में की गई थी? तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक में शुरू किया गया था। 1970 के दशक में दोस्तों शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है,
हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि हरित क्रांति का जो प्रयोग है कि हरित क्रांति का नाम जो जिसने पहले लिया था वो कौन हो जाएंगे, किसने किया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम एस गॉड ने किया था। विलियम एस गॉड ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया? तो इसका जो 6 का क्या आंसर होगा? पंजाब दिया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पंजाब। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जो जनक थे दोस्तों, अभी मैंने बताया दोस्तों, जनक की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हो जाएंगे। अगर यहीं पर ऑप्शन में दिया रहता एस एस स्वामीनाथन और इस पहले ऑप्शन को नहीं दिया होता तो एस एस स्वामीनाथन को हम लोग मारते, ठीक है, स्वामीनाथन को हम लोग ठीक कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहता, ठीक है। हरित क्रांति के जनक इसे बोरलॉन्ग अमेरिका देश से थे। ये जो दोस्तों जो लोग थे जो ये थे वो अमेरिका से बिलोंग करते थे, ठीक है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग किस देश के थे? तो अभी मैंने दोस्तों बताया अभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि ये जो थे कहाँ के थे, तो वो थे अमेरिका के। अमेरिका इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन करें। भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? तो किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए में देकर है अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज लाया गया था, या रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, सी में है आधुनिक तकनीकी मशीनरी आदि का उपयोग, या उनमें से सभी। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सारे चीज़ का प्रयोग किया गया था जो ऊपर दिए हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सारे तकनीकों का प्रयोग करके आत्मनिर्भरता प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की बात करते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब है? हरित क्रांति में दोस्तों HYV का क्या मतलब है? रासायनिक खाद का निर्माण, ऑप्शन बी में है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, सी में है अच्छे कीटनाशक का निर्माण, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, ठीक है। हाई ग्रेड वैरायटी हो जाएगा, ठीक है ना। हाई ग्रेड के लोग नहीं बोलते हैं कि हाई ग्रेड का बीज चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हरित सोना क्रांति का संबंध है। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांस के उत्पादन से इसका संबंध हो जाता है, बांस के उत्पादन। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था? सदाबहार क्रांति का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? 12 का जो सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। बात करते 13 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों किस पर पड़ा था? तो चावल, गेहूं, चना या मक्की। तो इन सब में जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, गेहूं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो गेहूं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते 14 नंबर क्वेश्चन की। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में से किसका अंश कम हो गया? ऑप्शन में है मोटे अनाज का, बी में है दलहनी फलों का, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त में से दोनों।
यानी कि मोटे अनाजों का भी और दलहनी फलों का भी। ठीक है, बात करते दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों कौन थे। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गुरुचरण सिंह कालकट, गुरुचरण सिंह कालकट इसके सही आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। दोस्तों जो द्वितीय हरित क्रांति जब चलाया गया था तो उसका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन में है दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से या इन तीनों के उत्पादन से। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों के उत्पादन से जो जो द्वितीय हरित क्रांति चलाया गया था इनका संबंध हो जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है, यानी कि हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे संबंधित है ये पूछा गया है। भूमि के पूर्व वितरण से उत्पादन बढ़ाना, या बी में है खदानों का नियोजन नियंत्रित करना, सी में है नकदी फसलों की खेती, या डी में है अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम में खदान का उत्पादन बढ़ाना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिक उपज देने वाली किस्मों के माध्यम में खदान का उत्पादन बढ़ाना। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति कहाँ तक ही सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी दोस्तों, ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल में चावल, महाराष्ट्र में कपास, पंजाब और हरियाणा में गेहूं, आंध्र प्रदेश में तिलहन। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब और हरियाणा में गेहूं ही तक सीमित था। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में कौन सा राज्य चुना गया था, यानी कि कौन सा राज्य चुना गया था दोस्तों। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पंजाब इज राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और तिलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन में है उत्पादन में वृद्धि हुई, ऑप्शन बी में है उत्पादन में कमी हुई, ऑप्शन सी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो सही आंसर था दोस्तों उत्पादन में कमी हुई थी। ठीक है, उत्पादन में क्या हुई थी, कमी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अभी हमारे पास 25 इंपोर्टेड अभी एमसीक्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं। ऑप्शन में है खेती में दोहरा उत्पादन करना, बी खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, सी खेती में HYV बीजों का उपयोग करना, या इनमें से तीनों, यानी कि उपयोग सभी की बात कर रहा है। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों ये मैंने अभी ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करते 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन में है दोस्तों ए में चना, गेहूं, मक्की या चावल। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया गया था HYV का दोस्तों। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या मतलब है। तो H का क्या मतलब हो जाएगा, ऑप्शन ए में होप, हाइक या होल्ड या हाई। तो इसका जो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाई इज हो जाएगा दोस्तों, हाई हो जाएगा। एच का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई होता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन
हरित क्रांति को वर्णित करता है? ऑप्शन ए में है निम्न पैदावार विविधता कार्यक्रम, बी में है समान पैदावार विविधता कार्यक्रम, ऑप्शन डी सी में है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम इज राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए में है उच्च आंशिक रूप से बढ़ा, उत्पादन आंशिक रूप से घटा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो ऑप्शन ए में है गेहूं, चावल, मक्की या कपास। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूं में वृद्धि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन दशक में की गई थी? तो कौन से दशक में किया गया था दोस्तों? तो 28 का क्या आंसर हो सकता है? 1970, 2000 या 1990 या 1960। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1970 के दशक में इसे किया गया था, शुरुआत किया गया था। 1970 के दशक में शुरुआत किया गया था। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन ए में है टमाटर, मांस उत्पादन, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टमाटर और मांस दोनों को उत्पादन में दोस्तों संबंधित ये था क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 30 नंबर, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो था दोस्तों, ऑप्शन ए में है केसर उत्पादन, चाय उत्पादन, कपास के उत्पादन या मसालों के उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा किससे संबंधित था? 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाय के उत्पादन से संबंधित था ग्रीन गोल्ड क्रांति। 31 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? 31 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में है फल उत्पादन, अंडा उत्पादन, दूध उत्पादन या कपास उत्पादन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किसका? 31 का ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से दोस्तों ये क्या था? संबंधित था। किससे था दोस्तों? दूध उत्पादन से ये क्या था? संबंधित था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करे। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? 32 का सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है नीली क्रांति के जनक। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? बायोडीजल या झींगा मछली या टमाटर या मांस या उर्वरकों के उत्पादन से। 33 का सही आंसर हो जाए दोस्तों, झींगा मछली उत्पादन से था दोस्तों गुलाबी का संबंध। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति को पूर्व भारत में लाना की एक योजना थी, क्या योजना थी दोस्तों? ऑप्शन ए में है कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन, बी में है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, सी में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी में है कोई विकल्प नहीं सही नहीं है। 34 का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दोस्तों इसको लाया गया था। यानी कि बात करें तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 34 के बात करें आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35 नंबर, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो फसल बीमा योजना का जो प्रारंभ था
1985 में किया गया था, 1985 में। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया था। तो हरित क्रांति का जो प्रथम चरण था 1961 के दशक के मध्य में 1970 के दशक में मध्य में चलाया गया था। 37 नंबर है, हरित क्रांति का द्वितीय चरण चलाया गया था। तो हरित क्रांति का द्वितीय चरण का समय क्या था? तो 1970 के दशक से लेकर 1980 तक के मध्य में चला था। नेक्स्ट है दोस्तों 38 नंबर, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल के लिए किया गया था? तो किसके लिए दोस्तों? तो गेहूं के लिए किया गया था, गेहूं के लिए दोस्तों किया गया था। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों किसके लिए किया गया था, गेहूं के लिए किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया? तो HY बीज का प्रयोग की बात करें दोस्तों, यानी कि 39 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाए दोस्तों। इनमें से सभी बातों को बात को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति के बात पर जोर दिया गया था। इस टेबल को दोस्तों, ये इम्पोर्टेड टेबल हो जाएगा, इस टेबल को अगर आप सभी नोट कर लेते हैं तो आप सभी को पूरा कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इन सारे टेबल से आप सभी इस बात को याद कर सकते हैं। मैं एक बार दोस्तों इस टेबल को एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। श्वेत क्रांति जो है दोस्तों, ये कहना चाहता है कि विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, इस उन चीज़ों के बारे में ये टेबल बताता है। हरित क्रांति दोस्तों आपका दूध से उत्पादन से संबंधित हो जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजक क्रांति अंडा क्रांति से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से दोस्तों, काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, स्वर्ण क्रांति फसल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के तहत संबंधित था दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो वो जो दोस्तों जो फसल था उसका नाम था दोस्तों गेहूं दोस्तों, आपका गेहूं। 41 नंबर है, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो गेहूं पर पड़ा होगा दोस्तों। 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा था दोस्तों? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंशिक रूप से बढ़ा था दोस्तों, ये बढ़ा ही था, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कमी हुई थी दोस्तों, प्रभाव कुछ नहीं पड़ा था, प्रभाव यहीं पड़ा था, तो दोस्तों डिक्रीज हो गया था, कमी हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए था? यानी कि द्वितीय जो हरित क्रांति चलाया गया था उनमें किसके लिए ये चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें इन सभी के लिए चलाया गया था, चावल, तिलहन और दलहन के लिए दूसरी क्रांति चलाया गया था। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट दोस्तों, आप सभी को हर बुक में हर एलोसेंट में देखने को नहीं मिलता है। तो गंगा क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए, सदाचार पैदा करने के लिए। 46 नंबर है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था? तो 46 का ऑप्शन नंबर है 1960 से लेकर 1961 तक चलाया गया था। गहन की कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP का प्रारंभ किया गया